अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याजी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस के मुकाबले में 270 इलेक्टोरल वोट लेकर अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप 131 बरस बाद दूसरे ऐसे सदर हैं जो एक सदारती इलेक्शन हारने के बाद दोबारा सदर मुंतखब हुए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को अमेरिका समेत दुनिया भर में एक अहम तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के हाँ या ना पर दुनिया के अहम फैसले मुनस्सर होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमेरिका का तो मकबूल तरीन लीडर साबित कर दिया है, लेकिन क्या वो इस जीत के बाद दुनिया में खुद को एक आलमी लीडर के तौर पर मनवा सकेंगे जो मशरक़े वुस्ता समेत यूक्रेन जंग का खात्मा कर सकेंगे? इस पर दुनिया भर की नजरें गड़ी हुई हैं कि ट्रंप तीसरी जंग आलमी जंग के खदशात को खत्म करने में कामयाब होंगे या नहीं। ताहम डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने साबित किया है कि अमेरिका में व्हाइट सुप्रीमेसी का अंसर मौजूद है और अमेरिकी समाज एक खातून सदर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद अपनी विक्ट्री स्पीच में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दुनिया की मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले अमरीकियों ने हमारा साथ दिया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तारीकीन वतन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सरहदों को सील करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि लोग कानूनी तरीके से अमेरिका आएं, हम अमेरिका को महफूज बनाएंगे। अपनी डिफेंस पॉलिसी वाज़ेह करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कोई नई जंग नहीं शुरू करूंगा बल्कि जंगों को रोकूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश करता हूं, नई अमरीकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने से अमेरिका की यूक्रेन और गजा जंग से मुतालिक पॉलिसियों में क्या तब्दीली आएगी? पाकिस्तान पर अमेरिकी हुकूमत की तब्दीली से क्या असरात मुरतब होंगे? और इस खित्ते में अमेरिकी क़यादत की तब्दीली से क्या तीसरी आलमी जंग का खतरा टल जाएगा? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार आलमी अमूर के माहिर ज़फ़र अली साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, डोनाल्ड ट्रंप को एक क़दामत पसंद रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की फतह अमेरिकी समाज में बढ़ती क़दामत पसंदी को जाहिर करती है? क्या अमेरिकी समाज अभी भी एक औरत की हुक्मरानी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं? मेरा अपना ख्याल है कि ये औरत कैंडिडेट जो थी ये बहुत ही वीक कैंडिडेट थी। देखिए, बात सीधी सादी है, देयर आर मोर विमेन देन मेन इन अमेरिका। किधर है उनका टर्नआउट हैरिस के लिए, एक औरत के लिए? किधर है ब्लैक्स का टर्नआउट? ब्लैक्स भी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मगर किधर है उनकी टर्नआउट? यूथ की टर्नआउट किधर है? और ये जो लैटिनोज हैं इनका टर्नआउट किधर है? ट्रंप ने तो इनको गार्बेज कहा था, ये हैरिस के गार्बेज है उसने ये कहा था, वो उनकी भी टर्नआउट नहीं निकली। तो इसका माने क्या कि शी वाज अनएबल टू कैपिटलाइज, वेरी वीक कैंडिडेट। और उसकी अपॉइंटमेंट जो एक प्रेसिडेंट ने किया था बुड्ढा, वो तो इसलिए किया था कि वो डर रहा था कि कोई ऐसे आदमी ना हो जो मुझे क्या कहते हैं, अगर अलग हो जाए पेंस के तरह जैसे, या नॉट पेंस भी तो बड़ा वीक कैंडिडेट था, हालांकि उसने ट्रंप को छोड़ दिया था, मगर शायद उसकी ये फिक्र थी कि ये ऐसी औरत हो जो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती और मेरी जो मैं कहूँगा वही करेगी। He did not pick her with a view to standing down. उसको तो नहीं पता था कि वो बीमार हो जाएगा और उसको खड़ा नहीं होने देंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो औरत थी ये बहुत ही वीक कैंडिडेट थी और ये अब प्रूव हो गया है। इसलिए लोग कहने लगे कि ट्रंप शायद जीते, इसलिए कि जिस तरीके से ट्रंप्स को निकाला गया था, जिसके खिलाफ, उसके खिलाफ तो क्रिमिनल केसेस हैं, वो केसेस ख़त्म नहीं हुए। और अगर उस केस पे पता चला कि इसने इनकरेज किया है रिबेलियन को, तो ही कैन स्टिल गो टू जेल। हाँ, अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान नहीं जाएगा, मगर प्रेसिडेंसी के बाद टेक्निकली वो तो सीधा दफ्तर से जेल जा सकता है। तो मुझे नहीं पता है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ है, बड़ा अच्छी कैंपेन भी हुई, जिस तरह से उनको सपोर्ट करने वाले भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे कैंपेन रन करने के लिए भी। तो कहा यह जा रहा है कि शायद व्हाइट सुप्रीमेसी कहीं ना कहीं प्रिवेल की है। नहीं, क्यों कि प्रिवेल किया? तो ब्लैक्स क्यों नहीं आके वोट किए? ब्लैक वोट भी स्प्लिट था, यूथ वोट भी स्प्लिट था, लैटिनीज ब्राउन वोट भी स्प्लिट था। ये क्यों हुआ अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी? बात यह है कि वो तो हार गया था, 4 मिलियन वोट से वो हिलरी से हार गया था, हालांकि उसको इलेक्टोरल कॉलेज ने जिताया। अब वो किधर है वो वोट्स?
वो तो उसके होने चाहिए थे ना, ये औरत कैंडिडेट इसकी। मेरे ख्याल में फ्रैंकली अगर किसी से आप पूछ रहे हैं तो मेरा अपना ख्याल है कि शी वाज अ वीक कैंडिडेट। इसमें कोई फीमेल कार्ड नहीं है, कोई वाइट सुपरमेसी फैक्टर्स नहीं है, पॉलिसीज का भी फैक्टर नहीं है। शी केम अप विद स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, लेकिन वो खुद एक वीक कैंडिडेट थी, इस वजह से वो हार गई हैं। ठीक है सर, गुज़श्ता दौरे सदारत में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में अमरीकी सफारत खाना तेल अबीब से यरूशलेम में मुंतकिल करने का ऐलान किया था। अब गजा जंग की शिद्दत या इसराइल के लिए अमरीकी हमायत में कमी की तवक्को की जा सकती है? देखिए, सुना तो ये है कोई अच्छे सोर्सेज से मैंने तो ये सुना है कि जब ये क्या कहते हैं नेतन्याहू अमेरिका गया था इस दफे और ट्रंप पे कॉल किया था फ्लोरिडा, ये उसके घर पे, उस ट्रंप ने उसे कहा था कि ये वॉर खत्म हो जाना चाहिए बाय द टाइम आई टेक ऑफिस, माने जब मैं ओहदा लूंगा उस वक्त तक ये खत्म हो जाना चाहिए वॉर। तो मेरे ख्याल में ये वो चाहेगा और शायद अमेरिका उनको नोटिस भी हो गया है और अब काफी प्रेशर नेतन्याहू पे आ गया है। आपको पता है कि जब उसने अपना वो डिफेंस मिनिस्टर को निकाला है उसके बाद केसेस उसके खिलाफ रिवाइव हो गए हैं। कोई मैं कुछ न्यूज़ सुन रहा हूँ कि उसके पीछे लोग अरेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल में है कि इजरायली पब्लिक ओपिनियन जो है वो वॉर के साथ अब नहीं है। आई थिंक दैट अब ये वॉर का सीज फायर अगर आ सकता है, मगर इस शर्त पे कि हमास जो हारा नहीं है, वो हमास तो उधर ही है और हिजबुल्ला वो तो और भी तगड़े हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कैलकुलेशंस जो था अमेरिकन के, बाइडन और हारिस के अलॉन्ग विद नेतन्याहू, वो सब रॉन्ग निकले। ये इजरायली फौज में तो डिफेक्शंस हो रहे हैं, 12% डिफेक्शंस हो रहे हैं। वो लड़ना नहीं चाहते, वो जंग नहीं लड़ना चाहते हैं, जो वो समझते हैं इसकी मोरालिटी नहीं है। बिल्कुल, अब वो जंग लड़ रहे हैं। सर, ट्रंप के सदर मुंतखब होने से ये जो रूस और चीन से अमेरिका के ताल्लुकात में कितनी तब्दीली आने की तवक्को है और चीन पर क्या दोबारा पाबंदियां आयद की जा सकती हैं? रूस से बेहतर होगा उनकी रिलेशनशिप, इसलिए ट्रंप का पुतिन के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप है और अगर फौरन नहीं विड्रॉ करें, मगर मेरा अपना ख्याल है यूक्रेन का जो वॉर है उसमें आई थिंक चेंजेस आएंगे और वेरी नोटिसेबल चेंजेस आएगा। ट्रंप ने तो अपनी कैंपेन में ये बोला कि मैं तो 24 घंटों में यूक्रेन जंग खत्म करने का ऐलान कर दूंगा अगर मैं बन गया। exactly. तो और ये जंग जिस नेच पर पहुंच चुकी है, कुड यू थिंक इट इज पॉसिबल, या ये फिर एक सियासी नारा था जिस तरह से हमारे सियासतदान यहाँ पे एक सियासी नारा इस्तेमाल करते हैं जैसे 35 पंच और इस तरह की, या ये हो सकता है? देखिए पहली बात ये है कि 24 घंटे में कोई जंग खत्म नहीं हो सकता और वो जो जंग है वो यूक्रेन भी लड़ रहा है, नेटो के साथ लड़ रहा है, अमेरिका के साथ लड़ रहा है, डीप स्टेट की सपोर्ट के साथ लड़ रहा है। तो 24 घंटे में सवाल ही नहीं पैदा होता, मगर ट्रंप विल मेक इट क्लियर कि ये उसका जंग नहीं है, ये बाइडन का जंग था। और डीप स्टेट जो है और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कहेगी, डेमोक्रेटिक पार्टी तो अभी हारी है ना कुछ वोट से इलेक्शन, तो ऐसा नहीं है कि उनके कोई सपोर्ट नहीं है, आधा मुल्क उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि वैसे कम होगा, यूक्रेन से निकलने की पूरी कोशिश इसकी होगी, मगर 24 घंटे में जाहिर है 24 घंटे में नहीं होगी। ठीक है सर, अक्सर पाकिस्तानी दूसरी बात है आप बात करें, ठीक आप बात कर रहे हैं वो जो दूसरा वॉर है, मेरे ख्याल में ये मुसलमानों के बारे में, हालांकि इसने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ मुसलमान जो मुझे वोट दिए हैं, ये वो, इससे हम खुश हो रहे हैं। ये चीज़ याद रख लें कि यहूदी कंट्रोल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंशियल कंट्रोल और इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत है, और कभी भी कोई अमेरिकन वो नहीं कह सकता है यहूदियों को कि मैं इजराइल को आई एम विड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम इजराइल, नॉट एट ऑल। अगर इजराइल की पॉलिसी आप देखेंगे, इजराइल की सर अक्सर पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप की फतह पर खुश हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में तलखी बढ़ने का खदशा है। तो इन हालात में चीन और अमेरिका को साथ लेकर चलने से पाकिस्तान का एक नया इम्तिहान शुरू नहीं हो जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान इन दो बड़ी ताकतों के दरमियान कैसे बैलेंस बरकरार रखेगा?
आपकी फॉरेन पॉलिसी पे क्या स्किल है, क्या हुनर आपने देखा है, क्या जबरदस्त के हाथ और ये चार्ल्स आप देखें कि आप समझती हैं कि हम इतना बड़ा कर सकते हैं सक्सेसफुली। हम चीन और अमेरिका के बिटवीन अस वी कैन, क्या अकाउंटेंट दार साहब ये करेंगे काम? क्या उन्होंने अब तक जो किया है तो तबाही कर दी है पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप का। मैं समझता हूं कि अमेरिका और खास तौर ट्रंप, उसका पूरा ये है कि टैक्स दे के, ड्यूटीज लगा के, चाइनीज इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और चाइनीज के एक्सपोर्ट्स और खास तौर अमेरिका में उस पर बड़ा असर होगा। वो कोशिश करेगा, बल्कि वो पेनल्टीज लगाएगा उन मुल्कों के साथ जो इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए कि वो अब देखिए अमेरिकन डीप स्टेट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, उनको एक दुश्मन चाहिए। बगैर दुश्मन तो उनका पट्टा बैठ जाता है, बगैर दुश्मन उनकी रोजी नहीं होती है। इसलिए कि कितने सारे इंडस्ट्रीज हैं अमेरिका में जो डिफेंस पे चलती हैं, जो बोइंग है, लॉकहीड है, मैकडॉनल्ड, जो भी हैं, ये सब डिफेंस पे चल रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनके रोजी डिफेंस प्रोडक्शन से निकलती है। तो उनको एक दुश्मन की बड़ी जरूरत होती है और वो दुश्मन उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है और वो है चीन। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। और सर, ईरान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भी तो खासा गैर लचकदार रहा है। माजी में पिछले दौरे सदारत में उन्होंने ईरान से जौहरी मुआहिदा मुअत्तल कर दिया था। तो अब इन ताल्लुकात में बर्फ पिघलने की कोई उम्मीद की जा सकती है, या ईरान अमेरिका कशीदगी जो पहले ही खासी बुलंद है वो मजीद बढ़ेगी, और इस तरह से तो फिर पाकिस्तान पे भी उतना ही प्रेशर पड़ेगा? देखिए, आप ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान के पास तो काफी कैपेसिटी है मिलिट्री, वो काफी जगह पहुंच सकती है। ईरान अगर अमेरिका ना पहुंच सके, अमेरिकन बेसेस को पहुंच सकती है मिडिल ईस्ट में, और अमेरिकन एलाइज की तबाही कर सकती है। सऊदी अरेबिया, यूएई और इनको, कतर को। वो करे नहीं करे मुझे नहीं पता, मगर ये रखता है। मगर आप मुझे बताएं, जब अमेरिका नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए कि नॉर्थ कोरिया के रॉकेट तो लॉस एंजलिस पे आ जा सकते हैं। क्या किया है ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के साथ? कुछ नहीं किया है। वो तो गया है उधर, 2 दफे जाके मिला है उससे। क्यों नहीं? उनके पास वेपन्स हैं। अब क्या पता हमें कि ईरान के पास ये 1 साल जो इसने आके वो JCPOA जो होता है, जो उनकी एग्रीमेंट थी कि ईरान को हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, और IEA कहता रहा कि तुम नहीं, वो नहीं बना रहे, मगर इसने उनकी बात नहीं मानी, सैंक्शंस लगा दिया। और वो जो 1 साल ईरान को मिला है, आपको और मुझे क्या पता है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो? और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो तो आपको पता है तो इजराइल तो बच नहीं सकता। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो तो इजराइल जितना हमारा लांडी एरिया बड़ा है उतना इजराइल बड़ा है। 9 मिलियन लोग लांडी के एरिया में रहते हैं, कराची के बाहर जो शहर लांडी है जी। तो अब आप सोचिए कि सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स में वो न्यूक्लियर, उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए। वैसे अगर आप मुझसे पूछे, मैं कह रहा हूँ ईरान को एक साल चाहिए, फिर उसके बाद तो वो न्यूक्लियर वेपन्स उनके मिसाइल्स पे माउंट हो सकते हैं और वो मिसाइल जाके इजराइल को लग सकते हैं। उन्होंने प्रूफ कर दिया है। जब इन्होंने ये 200 मिसाइल्स फेंके थे, उन्होंने प्रूफ किया है कि वो उड़ा सकते हैं टारगेट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और चीज भी उड़ाया। बिल्कुल सर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में मुसलमानों के नाम भी एक खुसूसी पैगाम जारी किया और वोट की अपील की। उनका कहना था कि कैमला हैरिस और उनकी जंगजू काबीना मिडिल ईस्ट पर हमला कर देगी, वो तीसरी आलमी जंग शुरू कर देंगी, इसलिए अरब और मुस्लिम मुझे वोट दें। तो ट्रंप की जीत में ये मुस्लिम वोट ने कितना अहम किरदार अदा किया है? अगर हम जबकि उनके एक्शंस देखें माजी में ट्रंप के, तो वो अभी आपने भी कुछ चीजों की एग्जांपल्स दी हैं, वो हमारे सामने है। देखिए, मुस्लिम वोट क्या है अमेरिका में? लेस देन 1% है जी। ये तो खामखा वो अच्छा लगता है कहने कि मुस्लिम वोट ने उसको किया और ट्रंप खुश होगा। क्या लेस देन 1% है? वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने मिलके उसको कुछ सुना है, पैसे वैसे दिए हैं ट्रम्प की कैंपेन के। मगर और ये क्यों नहीं कहे भाई, अगर उसको तो हर वोट चाहिए था। इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज इलेक्शन।
तो उसने कह दिया जो कह रहा था, उसने ये भी वो कह दिया हमारे बारे में, हमें भी पाकिस्तानियों को भी मिक्स किया और कहा कि आई वांट पाकिस्तानी को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर असल बात यह है कि जब आप प्रेसिडेंट बनते हैं और पावर में आते हैं तो आप देखते हैं आपके नेशनल इंटरेस्ट में क्या है और आपका लार्जर इंटरेस्ट में क्या है। क्या आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि यहूदियों को भूल के मुसलमानों की तरफ आएगा ये? आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि हमें खुश करेगा? अगर इजराइल को खुश नहीं, अगर माने मोर देन इजराइल, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल, मुसलमानों ने कुछ जो खुशफहमियां पाली हुई थी, उसी तरह सर पाकिस्तानियों ने भी कुछ खुशफहमियां पाली हुई हैं। हमारे यहाँ कुछ सियासी हलकों ने डोनाल्ड ट्रंप से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। क्या उन उम्मीदों को पूरा होने का कोई इम्कान मौजूद है और उसके पाकिस्तानी सियासत पर क्या असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, वो आएगा तो वो जरूर कहेगा, जैसे 62 डेमोक्रेट्स ने खत लिखा है हमारे किसको, उनके सदर को, कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ह्यूमन राइट्स ये वो, और लोगों को इन्होंने पकड़ाया 1.5-2 साल के लिए अंदर किया है और ये हरकतें हो रही ये वो, उन्होंने तो लिख लिया। अगर डेमोक्रेट्स लिख सकते हैं तो ट्रम्प भी 1-2 दफे कह सकता है हाँ छोड़ दे लोगों को जिनको तो आपने पकड़ा क्या है। वो प्रेशर क्रिएट होगा और जिस तरह का ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक जो सियासी पार्टी, यू थिंक कि उस तरह का कोई रिस्पॉन्स जनरेट होगा, कोई प्रेशर आएगा उनके कहने से? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि इन पाकिस्तान की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। अब हिंदुस्तान उनका दोस्त बन गया है। हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, उनका आर्मी 4 गुना हमारे से ज़्यादा है, एयरफोर्स 6 गुना ज़्यादा है, नेवी 8 गुना ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक एलाई है अमेरिका की। क्या आप समझते हैं उनको खुश नहीं करेगा? तो अमेरिका, आप क्या चाहते क्या है? क्या कश्मीर को लाके प्लेट में दे देगा आपको? आप चाहते हैं कि हर कैदी जो इधर अंदर है उसको छोड़ देगा? हमने तो कह दिया है, ये तो सब जो है हमारे कानून के खिलाफ वर्जी इन्होंने किया है। तो देखिए, वो कहेगा तो जरूर 1-2 इलेक्शन प्रॉमिसेस कर देगा, मगर अगर आप समझते हैं कि वो हमें सैंक्शन लगा देगा, प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, वैसे भी सर हम हमेशा क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बाहर से आएगा और हमारे अंदरूनी मामला ठीक कर देगा? वाई वी ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स? जैसे कि अमेरिका आएगा तो ये चीज ठीक हो जाएगी, हमारे ये मामला ठीक हो जाएंगे। ये क्या रवैया है? क्या हम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने हालात बदल सकें? देखिए, आपने अमेरिका के लिए इतना किया है, आपने अमेरिका के लिए अपना ज़मीन दिया है, उन्होंने आपके ज़मीन से दूसरे मुल्कों के ऊपर अटैक किया है, सर्वेलेंस किया है, आपने उनको बेसिस दिए हैं, आपने हर किस्म की असिस्टेंस उनको दी है, और उसके बरक्स आपने उनसे गंदम लिया, ये किया वो किया। तो वो ये हम समझते हैं कि यार कुछ हम उनके लिए करेंगे तो वो हमें कुछ करेगा। मगर जब टेस्ट आया, एक्चुअल टेस्ट जो 65 में आया, जब हम इंडिया के साथ जंग में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान पे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा अब तुम्हें हम हथियार नहीं देते हैं, और साथ साथ कह दिया इंडिया को भी नहीं देंगे। अरे भाई, तुम इंडिया को देने की ना देने की क्या बातें कर रहे? इंडिया तो रूस से ले रहा था, खुले हाथ से 2-2 हाथ और पैर से इकट्ठा कर रहा था हथियार हमारे खिलाफ। मगर तुम्हें पता था कि हमें रूस से कुछ नहीं मिलता है और कोई से कुछ नहीं मिलता है। तुमने सीटो सेंटो हमारे साथ एग्रीमेंट तय की थी, मगर बीच जंग में तुमने आके सैंक्शन लगा दिया। आप मुझे एक चीज बताएं, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपने एक क्रिटिसिज्म सुना है इंडिया के खिलाफ कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स और एनरिच यूरेनियम आज ब्लैक मार्केट में इंडिया में बिक रहा है? हमारे खिलाफ तो सैंक्शन लगा दिया उन्होंने। आपकी जुर्रत कैसी हुई बनाना बम? यार ये नहीं हो सकता। देखिए, वो जो है अपने उनके इंटरेस्ट में, कितने दफे अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया गया है? इधर पाकिस्तान कब आया था? आपको याद है कौन आया था इधर? एक दफे वो 1 दिन के लिए, आधा दिन के लिए छुप के आ गया, क्लिंटन हेलो हेलो करके भाग गया। तो वी आर फार बिहाइंड, और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज को भी मेंटेन करने की जरूरत है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। सब कुछ उधर से एक्सपेक्ट करें। आपकी पॉलिसीज बीबी आपकी पॉलिसीज खुदा के लिए चाइना के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक करें, बेहतर करें, मेंड करें, ट्रांसफॉर्म करें। आपका रिलेशनशिप रूस के साथ बनाए, उठाएं, वो तैयार हैं।
आपका रिलेशन ईरान के साथ, आपके पास 1 किलोमीटर नहीं है तेल का ट्रेडिंग को पाइपलाइन। बेहतर करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आप 75 साल में एक मुल्क तैर रहा है तेल के ऊपर, तैर रहा है तेल से। उनके लोग मुफ्त चलाते हैं, $15 $10 में उनका गाड़ी पूरा भर जाता है, और बिजली मुफ्त है उनके लोगों के लिए, ऑलमोस्ट मुफ्त है, और आप मर रहे हैं। मगर आप उनके साथ एक मुआहदा नहीं करते हैं, और जब आप मुआहदा करने जाते हैं तो आपको सैंक्शंस लगता है, तो आप हाय हाय करके बैठ जाते हैं। खुदा के लिए गेट अ ग्रिप। आई मीन, आप सोचिए किस किस्म के लोग हैं जो उधर बैठे हुए हैं, 75 साल से बैठे हुए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जुडिशल कमीशन के एलामिया के मुताबिक आईनी बेंच में चारों सूबों की नुमाइंदगी मौजूद है और इस बेंच की मियाद 2 माह होगी। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये कमीशन का पहला इजलास था जिसमें तमाम मेंबरान शरीक हुए और 7-5 की अक्सरियत से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह नामजद किया गया। मुल्क अजीज में आईनी बेंच के क्याम का तजर्बा पहली बार हो रहा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने का बिल मंजूर हो चुका है। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जजों की हद तादाद 60, सिंध हाई कोर्ट में 32, पेशावर हाई कोर्ट में 30, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 15, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिल पास होने के बाद जजों की तादाद 12 हो चुकी है। यानी औसतन हाई कोर्ट के हर 4 जजों पर सुप्रीम कोर्ट का 1 जज तैनात है। इसके साथ सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत का दौरानिया बढ़ाने का बिल भी पास हो चुका है। अब सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत का दौरानिया 5 साल कर दिया गया है, जिस पर अपोजिशन ने तनकीद की है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के क्याम के बाद क्या अदालत उज़्मा पर मुकदमात का बोझ कम होगा या मजीद बढ़ेगा? जजेस की तादाद बढ़ाने से अदलिया की कारकर्दगी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और इस कानून साजी का मकसद निज़ाम अदल की बेहतरी है या कुछ सियासी मकासद का हसूल है? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सुनो राउंड अप में साद रसूल, माहिर कानूनदान है और सीनियर एनालिस्ट है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच का क्याम अमल में लाया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान की चीफ जस्टिस याह्या समेत 3 सीनियर जजेस ने मुखालफत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अपने 3 सीनियर्स की मुखालफत के बाद आईनी बेंच के सरबराह बने हैं। 3 सीनियर जजेस उसका हिस्सा नहीं होंगे। इससे आईनी बेंच की साख पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, कानून के मुताबिक अब का जो 26वीं तरमीम है उसके मुताबिक एक ऐसा प्रोसीजर तश्कील दिया गया जिसके अंदर जज साहिबान की मेजॉरिटी नहीं बल्कि हुकूमत के लोगों की या हुकूमत की जिनको तरफदारी हो उन मेंबरान की मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन में मौजूद है। और ये ना सिर्फ के आईनी बेंच की तश्कील देगा ये वाला जुडिशल कमीशन, बल्कि जो नए जज साहिबान जिनकी तैनाती हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी वो भी यही हुकूमत की अक्सरियत वाला बेंच करेगा। ये तो हमारा अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारा अब आईन ये कहता है। सवाल ये नहीं है, बसद एहतराम, सवाल ये नहीं है कि क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब अच्छे जज होंगे आईनी बेंच के सरबराह के तौर पे या नहीं। वो एक बहुत ही मुनासिब जज हैं, बहुत अरसे से वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उनकी बहुत सी बेतहाशा जजमेंट्स हैं जिनके ऊपर अमल दरामद हुआ। जिन लोगों ने भी उनके सामने पेश हुए उनके सामने बहुत अच्छी उनकी साख है। अमीनुद्दीन खान साहब एक बहुत मुनासिब जज है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सिविल केसेस के माहिर समझे जाते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। मैं गुजारिश करूं कि कहने का मकसद ये है कि हमारा किसी पर्टिकुलर जज के बारे में ये मौक़िफ़ नहीं है कि फलां जज मुनासिब हैं आईनी बेंच के लिए या नहीं। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के आईनी मुकदमात सुन सकते हैं, आईनी मुकदमात सुनते रहे हैं माजी के अंदर। सवाल ये है कि अगर आपने वाकई किसी को सरबराह लगाना था तो क्या वजह बनी हो, क्या जवाज़ है कि आपने चीफ जस्टिस को इसका सरबराह नहीं लगाया?
क्या हुकूमत के मेंबरान के ख्याल में, जिसमें लॉ मिनिस्टर साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, दीगर शामिल हैं, क्या चीफ जस्टिस साहब आइनी मुकदमात सुनने के लिए मुनासिब शख्स नहीं हैं? क्या उनका आइन के ऊपर कोई मुशावदा नहीं है? क्या वो आइन को समझते नहीं हैं? क्या वो उनकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है? चलिए, अगर आपने उनको नहीं लगाना था तो जस्टिस मंसूर अली शाह के आइन की इंटरप्रिटेशन में क्या मसला है? क्या वजह हुई कि आपने उनको स्किप किया? इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को स्किप किया। अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोसीजर हो, कोई ऐसा प्रोसीजर हो जिससे वाजे हो जाए कि ये क्राइटेरिया था जिसकी वजह से टॉप 3 जजेस को इग्नोर किया गया और नंबर 4 को पिक किया गया, तो फिर तो इसमें कोई मजायका नहीं। सर, जस्टिस मंसूर अली जिस शाह के वजह बारे में तो वो कहते हैं ना कि पीटीआई ने उनको बहुत कंट्रोवर्शियल कर दिया हुआ था, और जस्टिस मुनीब अख्तर का आपको पता है कि उनको हुकूमत को उनसे कोई मसले थे शायद। और आप ये देखें कि इसमें चीफ जस्टिस की मुखालफत भी थी इस वोट में भी जो इनके उसमें। तो माय क्वेश्चन इज कि इसकी क्रेडिबिलिटी इन जो ये जो बेंच हुआ है बना है, इसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा जब वो ये देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो दो गुजारिशात कर दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पीटीआई के खिलाफ भी बहुत फैसले दिए हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता कि पीटीआई ने उनको कैसे कंट्रोवर्शियल किया। जज साहिबान अपने फैसलों से बोलते हैं, तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों में ऐसी बातें नहीं है जो कंट्रोवर्शियल करें। सोशल मीडिया पे जो मर्जी बातें या दीगर जगह पे जो मर्जी बातें होती रहें। आपकी बात दुरुस्त है, जो आपका सवाल है कि क्या इस सिलेक्शन प्रोसेस की वजह से आईनी बेंचेस की साख पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत केयरफुली जी। कि आईनी बेंचेस ने अभी काम करना शुरू करना है। चंद ही दिनों के अंदर वो अपना काम करना शुरू कर देंगे प्रॉपर तरीके से। लोगों के शकूक व शुबात हर तरफ से होते, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बेंच में बिठा दिया जाता तो भी कुछ ऐसा हमारे माशरे में एक ऐसा तबका है जो शकूक व शुबात करता। अब नहीं, अब जस्टिस अमीनुद्दीन का बेंच बनाया गया है तो भी कुछ लोग हैं जो इस पे क्या आसाराइयाँ कर रहे हैं। तो बेंचेस अपने फैसलों से बोलते हैं। आने वाले दिनों में ये आईनी बेंचेस जो फैसले करेंगे उनसे इस बात पे थोड़ा सा वाजे होगी ये वाली बात कि क्या इसमें हुकूमत की कोई तरफदारी की जा रही है या आइन और कानून के मुताबिक किसी के हक में किसी के खिलाफ फैसला कर दिया जाता है। ठीक, आईनी बेंच में क्या में तमाम सूबाई हाई कोर्ट्स की नुमाइंदगी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी जज को उसका रुकन क्यों मुंतखब नहीं किया गया? देखिए, ये तो जुडिशल कमीशन ही बता सकता है। मैंने जिस तरह कहा, अगर जुडिशल कमीशन ये वाजे कर दे कि क्या क्राइटेरिया था जिसके ऊपर किसी एक जज को सिलेक्ट किया गया या दूसरे को सिलेक्ट नहीं किया गया, तो फिर वाजे हो जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस अतर मनीला साहब जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनको क्यों किसी आईनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन अगर क्राइटेरिया ही पता नहीं चलेगा तो इसमें क्या आसाराइयाँ हर किस्म की होती रहेंगी। सर, आईनी बेंच की मुद्दत इब्तदाई दौर पर तो 2 माह के लिए मुतय्यन की गई है, तो आईनी मामलात के लिए क्या 2 माह बाद फिर ये एक्सरसाइज दोहराई जाएगी? क्या इससे अदलिया का वक्त ज़ाया नहीं होगा और मुकदमात निपटाने की रफ्तार पर असर नहीं पड़ेगा? ना सिर्फ कि मुकदमात निपटाने की रफ्तार पे शायद फ़र्क पड़े, बल्कि अगर 2 महीने बाद, असल सवाल ये है कि अगर 2 महीने बाद आईनी बेंच को तश्कील नौ दे दिया जाए और कुछ और लोगों को, कुछ मजीद जज साहिबान को डाल दिया जाए, तो वो मुकदमात जो ज़ेर इल्तवा हैं उनको वापस आर्ग्यू करना पड़ेगा, क्योंकि नए जज साहिबान शामिल हो चुके होंगे आईनी बेंच में। ऐसे इस वजह से या इसकी वजह से डिलेज होंगे मुकदमात को डिसाइड होने में, और जो पर्पस, जो वजह थी जो 26वीं आईनी तरमीम को हुकूमत कहती है कि जिस वजह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हम केसेस का इल्तवा कम करें, हम डिस्पोजल्स करें, उसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट होगा अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो। और ये जो इन्होंने 2 माह बेंच की मुद्दत रखी है, तो क्या ये बेंच 2 माह में ही ये केस निपटा सकेगा या फिर ये सिर्फ बेंच की ही मुद्दत है, या वो फिर बाउंड है इसको केस को निपटाने का? हमारी दुआ है कि हर बेंच जल्द अज जल्द जो चीज़ 2 माह में हो सकती है वो 1 में हो, जो 1 में हो सकती है वो 2 हफ्ते में हो, ताकि साइलीन को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि 2 माह बाद या तो अगर तो गवर्नमेंट ने इस आईनी बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया तो केसेस में कुछ इल्तवा मजीद होगा, क्योंकि कुछ केसेस को वापस आर्ग्यू करना पड़ेगा नए जजेस के सामने। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 महीने बाद जुडिशल कमीशन मिले और इस नतीजे पे पहुंचे कि यही बेंचेस काम करते रहेंगे, जिस सिचुएशन के अंदर मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादा प्लॉसिबिलिटी है।
अच्छा सर, कहा यह जा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के आने से वो जो डिवाइड है, वो तकसीम है, शायद वो ख़त्म हो जाए और सारी अदलिया को वो एक पेज पर ले आए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट की इस्तदा की है। लग ये रहा है इस खत के बाद कि वो शायद इकट्ठा नहीं कर सके, तकसीम अभी भी मौजूद है। देखिए, अदलिया के अंदर शायद इख्तलाफात ये तो हम शायद नहीं कह सकते कि बढ़ेंगे, इस वजह से कि बढ़ने का मतलब होगा कि जितने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के वक्त में इख्तलाफात थे उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के वक्त से ज़्यादा इख्तलाफात होंगे अदलिया के अंदर। चीफ जस्टिस साहब के फैसलों आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल फैसले करेंगे तो हम सब को मौका मिलेगा थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू करने का। लेकिन अभी तक हम कम से कम ये कह सकते हैं कि इस एक ख़त के अलावा जिसमें बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो जुडिशरी को एड्रेस करनी चाहिए कि उस प्रोसीजर्स की कमेटी के फैसले के साथ क्या किया जाएगा, जिसने कहा था कि 26वीं तरमीम को पूरा फुल कोर्ट सुने, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, इसको रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, साथ मखसूस नशिस्तों से मुतालिक भी आला अदलिया का फैसला मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। मौजूदा चीफ जस्टिस इस फैसले पर अमल दरामद करवा सकेंगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसके अंदर तो तकरीबन कोई दो राय नहीं होंगी। चीफ जस्टिस साहब की अभी तक की बातों में भी वो जो 8 मेंबर मेजॉरिटी थी उनकी बातों के अंदर भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अपनी माजी की तकरीरों में ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि अदालत अब इस बात को टॉलरेट नहीं करेगी कि उसके हुक्म की उदूली की जाए। आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक तकरीर थी माइनॉरिटीज़ के एक फंक्शन पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कर्टसी नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। अदालत का हुक्म मानना कोई कर्टसी नहीं है, ये पाबंदी है निज़ाम के ऊपर कि वो अदालत उज़्मा का हुक्म माने। तो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों के अंदर चीफ जस्टिस साहब इंस्टीट्यूट करके इस मुकदमे को इस तरह लगाएंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम सब के ऊपर ये बाइंडिंग है। ठीक, बहुत शुक्रिया साद रसूल, माहिर कानूनदान, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।